हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में अध्याय 2 अम्ल सारक एवं लवण की भाग 2 में हार्दिक स्वागत है। अध्याय 2 अम्ल सारक एवं लवण की भाग 1 के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण अपशब्द और कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को डिस्कस किया था। उसी कड़ी में आज हम भाग 2 के अंदर इस चैप्टर के हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न दिया गया है कि जो हमारा उदर है यानी जो पेट है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। तो हमारे उदर के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण किया जाता है। दूसरा प्रश्न है तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा। इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके आपका CO2 उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो संगमरमर का सूत्र क्या होता है। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र भी होता है CaCO3 और मीठा सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। यानी ये तीनों पदार्थ अगर CO2 के साथ ये तनु अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेंगे, कोई भी अम्ल हो चाहे HCl हो या H2SO4 हो, ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करेंगे, CO2 गैस उत्पन्न करेंगे। लेकिन जो आपका चूना है, ठीक है, चूना ये आपका किसी भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है CaO होता है और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है CaOH2 होता है। तो ये जो आपका सोना है ये आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न, रक्त का pH मान कितना होता है। आप सबको पता है 7.4 होता है। अगला, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर रहा है तो इसका pH क्या होगा। अगर लाल को नीला कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, सारक है। और सारक की pH वैल्यू कहां से होती है, वो होती है 7 से लेके 14 के बीच में, क्योंकि 7 तो उदासीन होता है तो 7 से ऊपर 8 से लेके 14 के बीच में होती है, यानी कि उसकी वैल्यू 10 होगी। अगला, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके, कोई विलयन है जो अंडा का पीछा हुआ जो कवच है, ठीक है, अंडे के ऊपर जो कवच आता है उसके पीछे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो छूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो यह विलयन क्या होगा, तो वो विलयन होगा आपका HCl। क्या होगा, HCl होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से HCl से जो क्लोरीन गैस निकलेगी, इस क्लोरीन गैस की वजह से छूने का जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, वो छूने का पानी आपका दूधिया हो जाएगा। अगला है अम्लों का लिटमस पर क्या प्रभाव होता है। तो आप सबको पता है अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। प्रश्न संख्या 7 है लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। तो जो आपका लिटमस है जो कि एक प्राकृतिक सूचक है, यह थैलोफाइटा समूह के लिचन पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां से प्राप्त किया जाता है, थैलोफाइटा वर्ग के लिचन नामक पौधे से लिटमस जो कि एक प्राकृतिक सूचक है उसका निर्माण किया जाता है या उसको प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, गंधीय सूचकों के 3 उदाहरण। गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जो अम्ल या सारीय विलयन के साथ क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार की गंध देते हैं। तो 3 प्रकार के जो उदाहरण है गंधीय सूचक के, वो है आपके प्याज, लौंग का तेल और वेनिला। ठीक है, ये तीनों गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। फिर है प्रश्न संख्या 9, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं जो अधातु के द्वारा बनाए जाते हैं वो होते हैं आपके अम्लीय प्रकृति के, और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके सारीय प्रकृति के। अगला प्रश्न संख्या 10, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम या 2 मानव निर्मित सूचकों के नाम बताने हैं जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। वो है आपके मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। क्या है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। ये 2 कृत्रिम सूचक है या मानव निर्मित सूचक है जिसकी मदद से अम्ल या सारीय विलयन की पहचान की जाती है। प्रश्न संख्या 11, मुंह में दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। यानी मुंह के अंदर दांतों का क्षय होना यानी नष्ट होना कब प्रारंभ होता है। तो जब मुंह के अंदर जो pH वैल्यू है, ठीक है, वो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। यानी हमारे मुंह की pH वैल्यू जब 5.5 से कम होती है तो फिर दांतों का धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। तो खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं
वह टॉर्टरिक अम्ल के मिश्रण को खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा और टॉर्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। खाने का सोडा, ठीक है, NaHCO3 और टॉर्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। प्रश्न संख्या 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेयजल को यानी जो पीने का पानी होता है उसको जीवाणु रहित यानी कि शुद्ध बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेयजल को जीवाणु रहित या कीटाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 का उपयोग किया जाता है पेयजल को शुद्ध बनाने में, कीटाणु रहित बनाने में। अगला प्रश्न है आपका, नेट्रल का डंक या चिट्टी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम, तो उसका नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम है, मेथेनोइक अम्ल। अगला है, नेट्रल डंक से उत्पन्न जलन का इलाज किससे किया जाता है? तो जब नेटल या चिट्टी काटती है तो वो हमारे शरीर के अंदर मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है या फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, जिससे उस स्थान पर जलन या खुजली होती है। तो उसके इलाज के लिए डॉक पौधे की पत्ती का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है डॉक पौधे की पत्ती का उपयोग। प्रश्न संख्या 17 मिलान कीजिए। एक भाग में लिखा है कुछ वस्तुओं के नाम और दूसरे भाग में लिखा है आपके उसमें मौजूद अम्ल का नाम। सबसे पहला है नींबू। तो नींबू और जो खट्टी चीजें होती है, आंवला वगैरह, संतरा वगैरह, उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर है आपका सिरका। सिरका के अंदर आपका पाया जाता है एसिटिक अम्ल। फिर टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल और दही के अंदर आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 ये भी है मिलान कीजिए। एक भाग में लिखा हुआ है रासायनिक पदार्थों के नाम और दूसरे भाग में उनके सूत्र है। पहला है आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, इसका सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर है धोने का सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। और अगर जिप्सम का पूछे तो CaSO4 2H2O, ठीक है। ये दोनों के अंदर फर्क है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 19 अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, H+ आयन उत्पन्न होते हैं, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होता है। अम्ल का जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन मुक्त किए जाते हैं। अम्ल के द्वारा जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को क्या किया जाता है, मुक्त किया जाता है, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रश्न संख्या 20 चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करने से क्या होता है? तो चूने का जो पानी होता है उसमें CO2 गैस को प्रवाहित करने से चूने का जो पानी है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका दूधिया। प्रश्न संख्या 21 उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल और सार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और सार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल प्लस सार इनके मिलने से बनेगा लवण और जल। जैसे उदाहरण के लिए बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सार है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि लवण होगा और इसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं? तो जल के अंदर अम्ल या सारक मिलाने पर, जल में अम्ल या सारक मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी H3O+ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब जल के अंदर हम अम्ल या सारक मिलाते हैं तो आयन की सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। आयन की सांद्रता जो कि प्रति इकाई आयतन में है उसमें कमी हो जाती है, जिसे कहते हैं तनुकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं या देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला है सार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सार कहते हैं। या कह सकते हैं जल में घुलनशील सारक को क्या कहते हैं, सार कहते हैं। सार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 किन्हीं दो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों के नाम लिखने हैं। दो प्रबल अम्ल और दो दुर्बल अम्ल। तो बात करें दो प्रबल अम्ल की तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl
और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बात करें दुर्बल अम्ल की, एसिटिक अम्ल CH3COOH और कार्बोनिक अम्ल H2CO3। क्या है? H2CO3। फिर है प्रश्न संख्या 26, दो प्रबल सार और दो दुर्बल सारों के नाम लिखने हैं। दो प्रबल सार और दो दुर्बल सार। तो प्रबल सार के उदाहरण है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दुर्बल सार है आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो होता है धातु का इनेमल। और किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना है? तो जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ है। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। प्रश्न संख्या 29, क्लोर सार प्रक्रिया किसे कहते हैं? कौन सी प्रक्रिया? क्लोर सार प्रक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर देखें, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो वियोजित होकर यानी टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो वियोजित होकर क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर सार अभिक्रिया, क्योंकि इससे निर्मित जो उत्पाद हैं वो क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? सार होते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, क्लोर सार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस कहां पर मुक्त होती है? क्लोर सार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस है वो आपकी एनोड पर मुक्त होती है और जो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है आपकी कैथोड पर। प्रश्न संख्या 31, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र और नाम लिखो। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इसका सूत्र है MgOH2। क्या सूत्र है? MgOH2। प्रश्न संख्या 33, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप कौन कौन से हैं? कैल्शियम कार्बोनेट किन अलग अलग रूपों में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका चूना पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, खड़िया जिसे हम चौक कहते हैं और मार्बल जिसे हम संगमरमर कहते हैं आदि के रूप में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 33, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ठीक है, पीतल और तांबे के बर्तनों के अंदर हमें खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो उत्तर देखें कि दही और जो खट्टे पदार्थ है वो कैसे होते हैं? अम्लीय, जो कि पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, जो कि कैसे होते हैं? विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं। इस वजह से दही और अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बने बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 आपका है, धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है और इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? तो जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। देखो, जिंक धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई गई है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे? तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच के लिए गैस के पास में जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो फिर वहां पर पटाखे जैसी पट की क्या निकलती है? आवाज निकलती है, जो ये सिद्ध करती है कि जो उत्पन्न होने वाली गैस है वो कौन सी गैस है? वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में? जब हम अम्ल को तनु करते हैं, ठीक है, उसकी सांद्रता को कम करते हैं तो हमें अम्ल को जल के अंदर मिलाना चाहिए न कि जल के अंदर अम्ल को। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो अम्ल को तनुकृत करने के दौरान कभी भी इसमें जल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जल को अम्ल के अंदर मिलाने पर उत्पन्न उष्मा की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो मिश्रण है वो पात्र से बाहर भी आ सकता है और समित पास में खड़े हुए व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है। अतः हमें कभी भी जल के अंदर अम्ल नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल के अंदर जल को मिलाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो जल की अनुपस्थिति में अम्लों से जो हाइड्रोजन आयन है उनका विलगन यानी वो अलग नहीं हो पाते हैं, और चूंकि हाइड्रोजन आयन ही अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार है
और जब हाइड्रोजन आयन ही उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे, तो इन हाइड्रोजन आयनों की अनुपस्थिति में जो अम्ल है वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 36, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। ठीक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो नमी यानी कि जल के संपर्क में आने पर लेई जैसा पदार्थ बना देता है, लेई जैसा कठोर पदार्थ बना देता है तथा शीघ्रता से कठोर यानी क्रिस्टलीय ठोस के रूप में क्या हो जाता है, जिप्सम के अंदर वो परिवर्तित हो जाता है। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है, यानी जो पीओपी है वो जब नमी या जल के संपर्क में आता है तो एक लेई जैसा पदार्थ बना देता है और शीघ्रता से ही वो क्रिस्टलीय ठोस यानी कि जिप्सम में बदल जाता है। तो जिप्सम में बदलने से रोकने हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 38 आपका है, अम्लों के सामान्य गुण लिखो। आप सब पता है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और सारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु एक स्केल विकसित किया गया, किसके द्वारा, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। प्रश्न संख्या 40, पीएच स्केल में पी का क्या अर्थ है, तो पीएच स्केल के अंदर पी एक जर्मन शब्द पुसांस से बना है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। ठीक है, फिर है पीएच स्केल का चित्र बनाइए। तो ये आपके सामने एक पीएच स्केल का चित्र बना हुआ है जिसकी रेंज 0 से लेकर 14 तक है। 0 से 7 तक अम्लीय प्रकृति होती है, 7 पे उदासीन होता है और 7 से 14 तक जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय विलयन की। जब हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं तो वो अम्ल की बढ़ती हुई प्रकृति होती है और जब हम 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो वो सारक की बढ़ती हुई प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जब हम 7 से पीछे की ओर चलते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है और जब हम 7 से आगे की ओर चलते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है। ठीक है, ये आपका था पीएच स्केल का चित्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42, पकोड़ों को स्वादिष्ट और खस्ता बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पकोड़ों को स्वादिष्ट और खस्ता बनाने के लिए बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि और 2 उपयोग। तो बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाते कैसे हैं, NaCl का उपयोग करके। जब NaCl की अभिक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से कराई जाती है, जिससे NaCl की अभिक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से, तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, 2 उपयोग कौन कौन से हैं, पहला उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में और दूसरा खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि और 2 उपयोग। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र क्या होता है CaOCl2। ठीक है, बनाने की विधि तो जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का क्या होता है, निर्माण होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और जब शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल का निर्माण होता है। उपयोग कहां पर होता है, उपयोग होता है पेयजल को जीवाणु मुक्त और रोगाणु मुक्त करने में और वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 आपका, वो है धोने के सोडे का रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि, 2 उपयोग। तो धोने के सोडे का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सूत्र क्या है Na2CO3 10H2O। प्राप्त कैसे करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा आपका क्या होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर प्राप्त होता है आपका सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण यानी जब इसकी जल से दोबारा अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो कि आपके बेकिंग सोडा को गर्म करने पर प्राप्त हुआ है
उसकी फिर से जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा। उपयोग कहां होता है? उपयोग होता है कांच, साबुन और कागज उद्योग में। और कहां उपयोग होता है? जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है धोने के सोडे का। प्रश्न संख्या 46, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, सूत्र बनाने की विधि, दो उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। बनाते कैसे हैं? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल में अणुओं का क्या कर लेता है? त्याग कर लेता है और क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। जब इसको 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो यह बनाता है CaSO4 हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके उपयोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है और डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? POP का उपयोग। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो जब वर्षा जल में pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 48, यदि कोई धातु यौगिक A के साथ तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है, कोई धातु यौगिक A है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न हुई गैस एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो यौगिक A का नाम बताएं और इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित समीकरण लिखें। ठीक है, तो जो धातु आपका यौगिक A होगा वो कौन सा होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और इससे उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? वो होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, जल और बनती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इस कार्बन डाई जो ऑक्साइड है, यहां से उत्पन्न होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बुदबुदाहट के साथ उत्पन्न होती है और इसके साथ अगर इसके पास में अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करेगी? जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो जो आपकी शुष्क HCl गैस होती है वो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि HCl अणु से H+ आयनों का निष्कासन केवल H+ आयनों का निष्कासन जल की अनुपस्थिति में हो पाता है। ठीक है, HCl अणु से H+ आयनों का जो निष्कासन है वो केवल जल की अनुपस्थिति में, ठीक है, जल की अनुपस्थिति में ही हो पाता है और इस कारण से H+ आयनों की अनुपस्थिति अर्थात अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण जो शुष्क लिटमस पत्र है उसका रंग परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, यानी HCl अणु से जो H+ आयनों का जो निष्कासन है, ठीक है, वो केवल जल की अनुपस्थिति में ही होता है, यानी जल की अनुपस्थिति में नहीं हो पाता है, ऐसे होगा। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में नहीं हो पाता है क्योंकि H+ आयनों का जो निष्कासन है वो कब होगा? वो अम्ल के जलीय विलयन में होगा और यदि जलीय विलयन मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में HCl से H+ आयनों का निष्कासन नहीं हो पाएगा और जब H+ आयनों का निष्कासन नहीं हो पाएगा, H+ आयनों की अनुपस्थिति होगी तो वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा और जब वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा तो लिटमस पेपर पर उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 50, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? उदाहरण दो। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं क्रिस्टलन का जल। जैसे कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? जिप्सम का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 2 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं आपकी परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज जितना ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा
और मैं उतनी ही बेहतरीन क्लासेस लेकर आपके लिए उपस्थित रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।